अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने लास्ट क्लास में बात की थी कॉस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम्स की। थोड़ा सा उसको रिवाइज करते हैं और उसके बाद हम आगे उसको कंटिन्यू करेंगे। कॉस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम्स की जब हमने बात करनी स्टार्ट की थी तो हमने सबसे पहले कहा था कि हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ बिजनेसेस कौन कौन से हैं जो मोस्ट कॉमन हैं। उसमें हमने थ्री बिजनेसेस की बात की थी, मैन्युफैक्चरिंग है, मर्चेंडाइजिंग है एंड सर्विस बिजनेस है। ये थ्री मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ बिजनेसेस हैं जो हर इकॉनमी में ऑपरेट कर रही है इतनी। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। और क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में? कंपनी जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स खुद प्रोड्यूस करती है और मैन्युफैक्चर करती है, उसको अपनी इन्वेंट्री में रखती है और उसके बाद सेल करती है। मर्चेंडाइजिंग में डिफरेंस ये था कि कंपनी खुद प्रोड्यूस नहीं करती, खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती, बल्कि किसी और की बनी बनाई प्रोडक्ट्स को परचेज़ करती है, उसको अपनी इन्वेंट्री और शेल्फ पे रखती है और उसके बाद उसको सेल करती है। और सर्विस में कोई प्रोडक्ट या कोई फिज़िकल चीज़ नहीं होती, हम कोई सर्विस प्रोवाइड करे हुए होते हैं। तो ये थ्री मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ बिजनेसेस थे। उसके बाद हमने 5 कॉस्ट क्लासिफिकेशन की कैटेगरीज पढ़ी थी। सबसे पहले ये कि हमें कॉस्ट क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पेश आती है। तो हमने बात की थी कि किसी भी बिज़नेस का जो पर्पज़ है वो है प्रॉफिट अर्न करना। और प्रॉफिट हम तभी अर्न कर सकते हैं जब हम सबसे पहले तो ये कैलकुलेट करें कि हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आई है, उसके बाद ही हम उसमें थोड़ा सा अमाउंट ऐड करके अपना प्रॉफिट मार्जिन निकाल सकते हैं। और टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए ज़रूरी है कि हमें हर तरह की कॉस्ट का पता हो कि हमारी कंपनी में किस किस तरह की कॉस्ट इनकर हो रही है, कॉस्ट किस तरह की खर्च हम क्या क्या किस किस चीज़ पे कॉस्ट खर्च कर रहे हैं, और उसके बाद उसका टोटल हम कर सकते हैं। तो उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए और अपनी आसानी के लिए हम कॉस्ट को डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड कर लेते हैं। अब डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड करने के लिए हमारे पास कोई बेस होनी चाहिए, कोई बुनियाद होनी चाहिए जिस बुनियाद पे हम उसको डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकें। तो हमारे पास ये इस तरह की 5 बेसिस है, 5 बुनियादें हैं जिनकी बेस पे हम कॉस्ट को डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी 5 कैटेगरीज़ हैं उसमें हमने बात की थी। एक थी कॉस्ट क्लासिफिकेशन रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, कि अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो आपने अपनी कॉस्ट को किन किन कैटेगरीज़ में डिवाइड करना है। और या फिर कॉस्ट क्लासिफिकेशन रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब आप अपनी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना चाह रहे हैं, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट वगैरह बनाना चाह रहे हैं, तो उस वक्त आपने अपनी कॉस्ट को किन कैटेगरीज़ में डिवाइड करना है। आप कॉस्ट ड्राइवर्स को कॉस्ट असाइन करना चाह रहे हैं, या फिर आप कॉस्ट का बिहेवियर प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं, या कोई डिसीजन मेकिंग करना चाह रहे हैं। तो ये डिफरेंट 5 बेसिस हैं जिनकी बेस पे हम कॉस्ट को डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं। और डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड करना क्यों है? इसलिए करना है ताकि हमें कॉस्ट आइडेंटिफिकेशन में और कॉस्ट कैलकुलेशन में आसानी हो सके। और कॉस्ट कैलकुलेशन का पर्पज़ क्या है? क्योंकि अल्टीमेटली हम अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि हम अपना प्रॉफिट, अपनी सेल प्राइस क्या रखें कि हमारी कॉस्ट भी कवर हो जाए और उसमें हमारा सेल प्रॉफिट भी निकल आए। तो पहली 2 जो बेसिस थी उनके बारे में हमने डिटेल से बात कर ली थी। कॉस्ट क्लासिफिकेशन रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस पे भी हमने बहुत डिटेल में बात की थी, और रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी डिटेल में बात की थी। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिहाज से जब हम कॉस्ट को क्लासीफाई करना चाह रहे होते हैं तो हमने कहा था ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है या नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को हमने फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, डायरेक्ट मटेरियल्स, इनडायरेक्ट मटेरियल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। और जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थी उसको हमने कहा था कि ये सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं, एंड सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, मार्केटिंग और सेलिंग कॉस्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, इसको आप अलग अलग कर सकते हैं। तो ये तो थी रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, इसके बारे में हम डिटेल से लास्ट लेक्चर में बात कर चुके हैं। दूसरी जो बेस थी जिसके बारे में हमने बात की थी वो थी कॉस्ट रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कि जब आप अपनी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाने लगते हैं तो फिर आप कॉस्ट को किन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट। जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थी सारी की सारी, उसको हमने कहा था ये प्रोडक्ट कॉस्ट है, और जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थी या सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, उसको हमने कहा था पीरियड कॉस्ट है। उसके अलावा हमने इस एक डायग्राम की बात की थी जहां हमने ये कहा था कि जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है जिसमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स आते हैं,
वो सबसे पहले हमारी बैलेंस शीट में इन्वेंट्री का हिस्सा बनते हैं इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल्स इन्वेंट्री और वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री और फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री। इन तीनों चीज़ों की डेफिनेशन क्या है, ये इनके मीनिंग क्या है, ये भी मैंने आपको बता दिया था। रॉ मटेरियल, कोई भी प्रोडक्ट बनाने से पहले जो हम उसका मटेरियल परचेज करते हैं, रॉ मटेरियल है। जब उस पर हम प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देते हैं, वर्किंग स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन अभी तक हमारी फाइनल प्रोडक्ट नहीं बनी होती, तो हम कहते हैं ये वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री है। और जब प्रोडक्ट अपनी फाइनल शेप में आ जाती है, जो हम बनाना चाहते थे वो बन जाती है, तो वो फिनिश्ड गुड्स हैं। और जो ये वाली कॉस्ट है, जिसको हम प्रोडक्ट कॉस्ट भी कहते हैं, इसको जब हम इनकम स्टेटमेंट में लिखते हैं तो हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के नाम से लिखते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे बनाई जाती है ये हम बाद में बनाएंगे, इसकी कैलकुलेशन सारी करेंगे। लेकिन अभी के लिए आप बस इतना समझ लें कि ये जो है प्रोडक्ट कॉस्ट थी, और प्रोडक्ट कॉस्ट जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कन्वर्ट हो जाती है। ये इनकम स्टेटमेंट जब हम बनाने लगते हैं तो उसको हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की फॉर्म में लिखते हैं। और जो पीरियड कॉस्ट है वो सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के नाम से इनकम स्टेटमेंट में आ जाती है। यहाँ तक हमने बात कर ली थी। आई होप सबका क्लियर होगी, और अगर किसी को कोई बात क्लियर नहीं है तो वो मेरे से पूछ सकता है। आते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की बेस की तरफ, जो कि है कॉस्ट क्लासिफिकेशन फॉर असाइनिंग कॉस्ट टू कॉस्ट ड्राइवर्स। अब सबसे पहले ये कि कॉस्ट ड्राइवर्स क्या होते हैं। समटाइम्स हमारी कंपनी जो है वो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रही होती है, या फिर हमारी कंपनी एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स चला रही होती है एट अ टाइम। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई एक ऐसी कंपनी सोचें जो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो है वो मैन्युफैक्चर कर रही है। नेस्ले ले लें, नेस्ले वाले बहुत सारी चीज़ें बना रहे हैं, नेस्ले जूसेस भी बना रहे हैं, नेस्ले मिल्क पैक्स भी बना रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल उनका एक प्लांट है जिसमें जूस भी बन रहा है और जिसमें मिल्क भी बन रहा है। तो बेसिकली दो प्रोडक्ट्स बन रही हैं, उनकी टू प्रोडक्ट लाइंस हैं। और जब उन दोनों की वो कॉस्ट कैलकुलेट करने लगते हैं तो ये आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है कि कौन सी कॉस्ट सिर्फ जूस के हिस्से में डालनी है, नेस्ले जूसेस के, और कौन सी कॉस्ट जो है वो नेस्ले मिल्क पैक के हिस्से में डालनी है। सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे दे रही हूँ, हो सकता है उन्होंने अपने प्लांट्स अलग अलग लगाए हुए हों, फिर भी सेम फैक्ट्री के अंदर अगर चल रही है। तो सपोज़ बिजली का बिल है, अब बिजली का बिल जो है वो उसका कितना पोर्शन या उसका सारा पोर्शन वो नेस्ले जूस की कॉस्ट में इंक्लूड करें या मिल्क पैक की कॉस्ट में इंक्लूड करें, या अगर फ्रूट्स आ रहे हैं तो उसकी कॉस्ट वो किस चीज़ में ऐड करें, मिल्क आ रहा है या सपोज चीनी आ रही है, जो भी रॉ मटेरियल आ रहा है या भी जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं, उन्हें असाइन करना पड़ता है कि क्या ये जूस से रिलेटेड है या मिल्क से रिलेटेड है, क्योंकि उन्होंने टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, उन्होंने अपनी पूरी टोटल कॉस्ट कवर करनी है। तो ये आइडेंटिफाई करना बड़ा ज़रूरी है कि हमारी अगर ये कॉस्ट लगी है, सपोज बिजली का बिल आया है और बिजली का बिल जाहिर बात है उस कंपनी के लिए कॉस्ट है, तो उसकी कॉस्ट को वो किस खाते में डालें, किस प्रोडक्ट के खाते में डालें। या फिर अगर सपोज फ्रूट्स आए हैं तो फ्रूट्स की कॉस्ट को वो किस चीज़ को असाइन करें। वो चीज़ जिसको हमने कॉस्ट असाइन करनी है उसको कॉस्ट ड्राइवर कहते हैं। कॉस्ट ड्राइवर मींस वो चीज़ जिस पे कॉस्ट लग रही है उसको हम कॉस्ट ड्राइवर कहते हैं। तो अगर हम, ये बड़ा ज़रूरी होता है कि हम कॉस्ट ड्राइवर आइडेंटिफाई करें कि हमारे कॉस्ट ड्राइवर कौन कौन से हैं, मींस हमारी कॉस्ट लग किस किस चीज़ पे रही है। अब अगर एक नेस्ले की कंपनी है जो मिल्क भी बना रही है और जूस भी बना रही है, तो दैट मीन्स उसकी कॉस्ट जो है वो इन दोनों प्रोडक्ट्स में हमने डिवाइड करनी है। टोटल फैक्ट्री को चलाने का जितना खर्चा आ रहा है उस खर्चे को हमने इन दोनों प्रोडक्ट्स पे डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कॉस्ट लग किस चीज़ पे रही है। तो अगर तो वो किसी ऐसी चीज़ पे लग रही है जो जैसे सपोज जूस पे लग रही है और उसके लिए वो डायरेक्ट कॉस्ट है, हम उसको डायरेक्टली ट्रेस कर सकते हैं जूस से रिलेटेड। जैसे मैंने कहा कि अगर हमने फ्रूट्स परचेज़ किए हैं तो फ्रूट्स डायरेक्टली ट्रेसेबल हैं विद जूस, के इन फ्रूट्स का हम जूस बनाएंगे। या अगर हमने कोई और फ्लेवर परचेज़ किया है जूस बनाने के लिए तो हम उसको डायरेक्टली ट्रेस कर सकते हैं।
तो ऐसी कॉस्ट जो ट्रेसेबल हो वो डायरेक्ट कॉस्ट कहलाती है। लेकिन डायरेक्ट कॉस्ट ट्रेसेबल होगी विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट ड्राइवर। डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट का कॉन्सेप्ट आपको पहले पता है कि अगर हम किसी चीज़ को डायरेक्टली असाइन कर सकते हैं कॉस्ट तो वो डायरेक्ट कॉस्ट है, और किसी चीज़ को डायरेक्टली असाइन नहीं कर सकते या डायरेक्टली ट्रेस नहीं कर सकते तो वो इनडायरेक्ट कॉस्ट है। लेकिन ये जो कॉस्ट ड्राइवर का कॉन्सेप्ट है ये फ़िलहाल नया है। कॉस्ट ड्राइवर ऐसी चीज़ जिस पे कॉस्ट लग रही है उसको हम कॉस्ट ड्राइवर कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने जूस बनाना है, उस जूस बनाने के लिए हमने फ्रूट्स प्लस फ्लेवर परचेज़ किया है तो वो हमारी डायरेक्ट कॉस्ट है क्योंकि ये डायरेक्टली ट्रेसेबल है टू दी नेस्ले जूस, तो ये डायरेक्ट कॉस्ट है। लेकिन अगर हमने सपोज़ बिजली का बिल है जैसे, तो बिजली का बिल जो है वो डायरेक्टली ट्रेसेबल नहीं है विद रिस्पेक्ट टू जूस। हमें नहीं पता कि जूस वाले प्लांट ने कितनी बिजली यूज़ की और मिल्क वाले प्लांट ने कितनी बिजली यूज़ की, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की, तो वो इनडायरेक्ट कॉस्ट है। इनडायरेक्ट कॉस्ट को समटाइम्स हम कॉमन कॉस्ट भी कहते हैं। ये कॉमन कॉस्ट मोस्टली इनडायरेक्ट कॉस्ट कहलाती है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो एक कॉमन कॉस्ट है। वो एक कॉमन कॉस्ट है क्योंकि प्लांट जो मिल्क प्लांट है वो भी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहा है, जो जूस प्लांट है वो भी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहा है और बिल दोनों का कंबाइन आ रहा है, तो हम उसको डायरेक्टली ट्रेस नहीं कर पा रहे। तो ऐसी कॉस्ट जिसको हम किसी कॉस्ट ड्राइवर से डायरेक्टली असाइन ना कर सकें वो इनडायरेक्ट कॉस्ट है, और जिस कॉस्ट को हम डायरेक्टली असाइन कर सकें वो डायरेक्ट कॉस्ट है। तो डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर दीज आर मोस्टली डायरेक्ट कॉस्ट, और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स जो हैं वो इनडायरेक्ट कॉस्ट में आते हैं। ये बात हम पहले कर चुके हैं। तो एक दफ़ा मैं दोबारा बोल रही हूँ अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो कि कॉस्ट ड्राइवर क्या चीज़ है। कॉस्ट ड्राइवर वो चीज़ है जिस पे कॉस्ट इनकर हो रही है, जिस पे कॉस्ट एक्चुअली में लग रही है। ये आइडेंटिफाई करना बड़ा ज़रूरी होता है कंपनीज़ में कि कौन सी कॉस्ट किस चीज़ पे लग रही है, उस चीज़ को हम कॉस्ट ड्राइवर कहते हैं। तो जो कॉस्ट को डायरेक्टली हम किसी एक चीज़ के साथ, किसी एक प्रोडक्ट के साथ ट्रेस कर सकें कि स्पेसिफ़िकली ये सिर्फ इसी प्रोडक्ट की कॉस्ट है, तो हम कहेंगे ये डायरेक्ट कॉस्ट है। लेकिन अगर हम उसको डायरेक्टली ट्रेस ना कर पा रहे हों या वो कोई कॉमन हो, जैसे सपोज़ सीईओ की सैलरी है, नेस्ले के सीईओ की सैलरी है, तो हम ये नहीं कह सकते कि इसकी सैलरी सारी की सारी ट्रेसेबल है विद जूसेस। ऑब्वियसली जूसेस भी बन रहे हैं उसमें फैक्ट्री में, और मिल्क भी बन रहा है या और प्रोडक्ट्स भी बन रही हैं नेस्ले की जो भी हैं, तो वो डायरेक्टली ट्रेसेबल नहीं है, तो हम उसको इनडायरेक्ट कॉस्ट में डालेंगे। क्लियर कि डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट और कॉस्ट ड्राइवर ये तीनों कॉन्सेप्ट्स क्या है और इनका मीनिंग क्या है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ये थी थर्ड बेस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब फोर्थ बेस ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है, इस बेसिकली दो ही मेन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। एक तो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट कॉस्ट वाला है, वो आपको समझ आ गया हुआ है। दूसरा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि हमने कॉस्ट के बिहेवियर को आइडेंटिफाई करना है। तो ये फोर्थ क्लासिफिकेशन उसी की बेस पे है, कॉस्ट क्लासिफिकेशन फॉर प्रेडिक्टिंग कॉस्ट बिहेवियर। अब कॉस्ट बिहेवियर का क्या मतलब है? कॉस्ट बिहेवियर का मतलब ये है कि सपोज हमारी एक फैक्ट्री है, जब भी हम किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उस पर कॉस्ट लग रही होती है, और जैसे जैसे हम नंबर ऑफ़ यूनिट्स बढ़ाते जाते हैं, हम क्वांटिटी बढ़ाते जाते हैं, हम प्रोडक्शन बढ़ाते जाते हैं, ये ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस करते जाते हैं, वैसे वैसे कॉस्ट भी बढ़ती जाती है। तो ये कॉस्ट का बिहेवियर है कि विद द इंक्रीज इन एक्टिविटी कॉस्ट आल्सो इंक्रीजेज। दिस इज़ अ बिहेवियर ऑफ द कॉस्ट। तो हमने इस बिहेवियर की बेस पे कॉस्ट को क्लासिफाई करना है। क्यों क्लासिफाई करना है, या अब क्या ज़रूरत पड़ गई इसको कैटेगरीज़ में डिवाइड करने की? तो ज़रूरत ये है कि हर तरह की कॉस्ट एक्टिविटी या नंबर ऑफ़ यूनिट्स के इंक्रीज़ करने से इंक्रीज़ नहीं होती। क्यों नहीं होती, कैसे नहीं होती, इसी के बारे में बात करते हैं।
इस बिहेवियर की बेस पे हम कॉस्ट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट एंड देन कम्स द मिक्स्ड कॉस्ट। थर्ड कैटेगरी के बारे में हम बाद में बात करते हैं। अब टोटल या वेरिएबल कॉस्ट जो है, नेम से भी शो हो रहा है कि ऐसी कॉस्ट जो वेरी करे, डिक्रीज़ हो या इंक्रीज़ हो विद द चेंज इन द लेवल ऑफ एक्टिविटी। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई चीज़ मीन्स हम मोबाइल फ़ोन्स बना रहे हैं, हमारी कंपनी मोबाइल फ़ोन्स बना रही है। तो जैसे जैसे हम नंबर ऑफ़ मोबाइल फ़ोन्स बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमारी कॉस्ट भी इंक्रीज़ होती जाएगी। तो हम कहेंगे वो ये वाली कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम मोबाइल फ़ोन्स बना रहे हैं, तो मोबाइल फ़ोन बनाने के लिए जो हमें पार्ट्स चाहिए, जो हमें कंपोनेंट्स चाहिए, जो हमें रॉ मटेरियल चाहिए, वो इंक्रीज़ होता जाएगा। हमने 10 मोबाइल फ़ोन्स बनाने हैं तो हम 10 के लिहाज से परचेजिंग करेंगे, हमारी कॉस्ट 10 यूनिट्स पे लगेगी। लेकिन अगर हमने 20 बनाने हैं तो हमें और मटेरियल परचेज़ करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट जो है वो वेरिएबल कॉस्ट है, एक ऐसी कॉस्ट है जो नंबर ऑफ़ यूनिट्स इंक्रीज़ करने से इंक्रीज़ कर जाती है। तो ऐसी कॉस्ट को हम वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। या हम यूँ कह लें, अब तो हमारे मोबाइल के कॉल पैकेजेस आ गए हैं और हम एक ही पैकेज करवाते हैं और सारा दिन बातें करते हैं। लेकिन पहले जब हमारे PTCL का ज़माना था तो उसका बिल ऐसे आता था कि जितने मिनट्स आप बात करेंगे उतना ही आपका बिल आएगा। तो ये एक वेरिएबल कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट की और बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, चले एक ज़रा बेसिक से बात करते हैं जो ज़रा हमारी समझ में भी आए कि एक टेलर है। एक टेलर ने अपने पास या वो खुद कपड़े स्टिच कर रहा है, कपड़े स्टिच कर रहा है, उसने एक मशीन रखी हुई है, सिलाई मशीन। तो उसकी कॉस्ट जो है वो सिर्फ एक सिलाई मशीन परचेज़ करने की कॉस्ट थी। उसने एक दिन में वो 2 सूट जो है वो स्टिच कर सकता है और वो 2 सूट ही स्टिच करता है। और इलेक्ट्रिसिटी का, मशीन को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है वो भी 2 सूट्स के लिहाज से ही आता है, एट्सेट्रा। तो उसके सारे खर्चे 2 सूट के लिहाज से थे। लेकिन उसके पास मोस्टली दिन में टाइम बढ़ जाता था, वो चाहे तो एक सूट और स्टिच कर सकता है। लेकिन उसके पास अचानक डिमांड ज़्यादा आ जाती है, सपोज़ ईद का सीज़न आ गया है तो अब उसको बहुत ज़्यादा स्टिचिंग करनी पड़ रही है। अब वो खुद तो इतना ज़्यादा स्टिच नहीं कर सकता, तो अपने साथ वो एक टेलर को और हायर कर लेता है, जिसको वो कारीगर कहता है, उसको बिठाता है, उसको एक मशीन और लेके देता है। तो अब उसको नंबर ऑफ़ यूनिट्स या स्टिचेस, कपड़े स्टिच करने की डिमांड बढ़ी तो उसको एक नया बंदा ला के बिठाना पड़ा, तो उसकी कॉस्ट भी बढ़ गई। तो ऐसी कॉस्ट जो नंबर ऑफ़ यूनिट्स ऑफ या जो भी चीज़ आप बना रहे हैं उसके बढ़ने से बढ़ जाए, ऐसी कॉस्ट को हम वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं कि ये वेरी करती है विद द नंबर ऑफ़ यूनिट्स। और अगर हम इसका ग्राफ जो है वो प्लॉट करना चाहें तो वो एक्स एक्सिस पे अगर आप नंबर ऑफ़ यूनिट्स रख लें और वाई एक्सिस पे आप अमाउंट रख लें या रुपीज़ रख लें या कॉस्ट रख लें, तो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। जितने नंबर ऑफ़ यूनिट्स बढ़ते जाएंगे उतनी ही ज़्यादा हमारी जो कॉस्ट है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। तो ऐसी कॉस्ट को हम वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि व्हेन द नंबर ऑफ़ यूनिट्स इंक्रीज़ द टोटल कॉस्ट इंक्रीजेज। तो ये वेरिएबल कॉस्ट का बिहेवियर है। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट, ये तो हमने कह दिया कि नंबर ऑफ़ यूनिट्स इंक्रीज़ होते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज़ होती है। लेकिन इसमें एक और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और वो गौर से सुनिएगा कि नंबर ऑफ़ यूनिट्स बढ़ने से टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज़ होती है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट वो सेम रहती है। ये क्या बात हुई? जैसे नंबर ऑफ़ यूनिट्स इंक्रीज़ करेंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज़ कर जाएगी। यहाँ तक तो बात समझ में आती है। लेकिन दूसरी बात मैं ये कह रही हूँ कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम रहेगी या कांस्टेंट रहेगी।
ये बात लॉजिकल लगती है? चलें इस बात को समझने के लिए हम एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम मार्कर्स बना रहे हैं, बोर्ड मार्कर्स, जिससे हम बोर्ड पे लिखते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम अज्यूम कर लेते हैं कि वन मार्कर की जो कॉस्ट है ना, वो हमें पड़ रही है 20 रुपीज़, और ये वेरिएबल कॉस्ट है। हम एक मार्कर बनाएंगे तो हमें 20 रुपीज़ कॉस्ट पड़ेगी। वो कॉस्ट किस चीज़ की है? वो कॉस्ट उसके मटेरियल की है, उसके अंदर जो हमने उसकी प्लास्टिक बॉडी है, उसका आगे वो है जिसे हम लिखते हैं सिक्का जिसको बोलते हैं, पीछे इंक डालने के लिए उसमें वो डालिए फोम टाइप। तो ये उसकी वो कॉस्ट है जो हम एक मार्कर बनाने में लगती है। एक मार्कर बनाएंगे तो 20 रुपीज़ कॉस्ट लगेगी। 2 मार्कर्स बनाएंगे हम तो उस पर हमारी कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 40 हो जाएगी। 3 मार्कर्स बनाएंगे तो उस पर कॉस्ट कितनी लगेगी? जी बताएं, आप लोग बताएं। 60, ओके। 4 बनाएंगे तो कह लें कि हमारी जो अब कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 80। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ़ यूनिट्स ऑफ मार्कर आर इंक्रीजिंग, जैसे जैसे हम ज़्यादा मार्कर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वैसे वैसे हमारी कॉस्ट भी इंक्रीज़ होती जा रही है। तो हम इसको कहते हैं कि ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट है। और इसके लिए अगर हम ग्राफ ड्रॉ करना चाहें, अगर आप लोग ग्राफ ड्रॉ करके देखिए, मेरे पास यहाँ बोर्ड नहीं है जिसमें मैं आपको ग्राफ ड्रॉ करके दिखा सकूँ, लेकिन अगर आप एक्स एक्सिस पे यहाँ एक्स एक्सिस बनाएं और उस पर यूनिट्स ड्रॉ करें 1 2 3 4, एंड वाई एक्सिस पे आप ये रुपीज़ ड्रॉ करें, उसकी कॉस्ट ड्रॉ करें, तो ये आपके पास एक स्ट्रेट लीनियर लाइन आएगी जो इंक्रीजिंग ट्रेंड में होगी, जैसे पहले मैंने आपको दिखाई है। तो ये तो वो बात होगी जब मैंने कहा कि नंबर ऑफ़ यूनिट्स अगर आप इंक्रीज़ करते जाएं तो आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। लेकिन जो दूसरी बात थी कि पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट रिमेन्स सेम। हमने इस बात को ज़रा प्रूव करना है या इस पे गौर करना है कि ये कैसे पॉसिबल है। तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। यहाँ से ज़रा पर यूनिट कॉस्ट निकालें कि एक मार्कर को प्रोड्यूस करने में हमारी कॉस्ट क्या आ रही है। ये 20 रुपीज़ है हमारी पर यूनिट कॉस्ट एक मार्कर को प्रोड्यूस करने की। जब हम 2 मार्कर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तब की पर यूनिट कॉस्ट निकालें। 40 टोटल है डिवाइडेड बाय 2 मार्कर्स, तो दैट मीन्स पर यूनिट कॉस्ट तो अभी भी हमें 20 रुपीज़ ही पड़ रही है। अगर हम 3 मार्कर्स बना रहे हैं तो हमारी टोटल कॉस्ट जो है वो हो जाएगी 60, लेकिन इसको हम डिवाइड करेंगे 3 यूनिट्स से तो हमारी पर यूनिट कॉस्ट अगेन 20 रुपीज़ है। तो ये बात क्लियर हुई है कि वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज़ हो रही है। जैसे जैसे हम नंबर ऑफ़ यूनिट्स बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती जा रही है, लेकिन पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट वो कांस्टेंट है, वो सेम है। और उसके लिए हमने ये ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है कि ये पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट जो है ये सेम रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो हमेशा इंक्रीज़ होती जाएगी जैसे जैसे हम नंबर ऑफ़ यूनिट्स इंक्रीज़ करते जाएंगे। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, और अगर नहीं हुआ तो आप लोग मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं दोबारा भी। फिर दूसरी जो इसमें कैटेगरी है, एक तो आ गई वेरिएबल कॉस्ट, लेकिन कुछ ऐसी कॉस्ट्स होती हैं जो प्रोडक्शन या लेवल ऑफ प्रोडक्शन के साथ चेंज नहीं होती, एक सर्टन लेवल तक वो कांस्टेंट रहती हैं। अगर आप जितने मर्ज़ी यूनिट्स बढ़ाते जाएं एक सर्टन लेवल तक कुछ कॉस्ट फिक्स रहती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने पहले आपको टेलर वाली एग्ज़ाम्पल दी कि एक टेलर था, वो 2 सूट्स स्टिच कर रहा था, उसके पास डिमांड ज़्यादा हुई तो उसने एक और टेलर को हायर किया, उसको सिलाई मशीन लेके दी, तो ये उसको एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ी और ये वेरिएबल कॉस्ट थी। लेकिन जिस कमरे में वो बैठ के स्टिच कर रहा था दूसरे टेलर को भी वो उसी रूम में बिठा सकता है, तो सपोज़ उस रूम का रेंट है वो तो फिक्स्ड ही रहेगा, फिक्स्ड ही रहेगा ना, उसने 1 महीने बाद रेंट देना है। अब चाहे उसमें 2 लोग बैठे हैं या 3 लोग बैठे हैं या 4 लोग बैठे हैं, रेंट तो सेम ही रहना है। तो ये फिक्स्ड कॉस्ट है। ये ऐसी कॉस्ट है
जो नंबर ऑफ़ यूनिट्स के साथ चेंज नहीं हो रही। बट इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अनटिल अ सर्टन लेवल, एक सर्टन रेंज तक, एक सर्टन रेंज के बाद फिक्स्ड कॉस्ट भी चेंज हो जाती है। एक रूम में एक लिमिट ही है ना कि 10 टेलर बैठ सकते हैं, इससे ज़्यादा टेलर आप बढ़ाएंगे तो आपको एक और रूम हायर करना पड़ेगा। लेकिन फिक्स लेवल, एक सर्टन फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो एक सर्टन लेवल या एक सर्टन रेंज तक फिक्स रहती है। या फॉर एग्ज़ाम्पल हम मार्कर्स बना रहे हैं, अब मार्कर्स बना रहे हैं तो जैसे मार्कर्स, अगर हम उसकी पहले बात की कि नंबर ऑफ़ मार्कर्स ज़्यादा बनाएंगे तो उस पर जो मटेरियल लगेगा वो ज़्यादा होगा और हमें उसकी ज़्यादा कॉस्ट पड़ेगी, फ़ाइन। लेकिन सपोज़ हमने एक मशीन ली हुई है जो उस मार्कर की असेंबलिंग करती है, और वो मशीन को जब हमने परचेज़ किया था तो वो एक फ़िक्स्ड कॉस्ट ही थी। अब हम उस पे बैठ के दिन में 10 मार्कर्स बनाएं या 100 मार्कर्स बनाएं तो उस मशीन की जो कॉस्ट है वो फिक्स्ड ही है, अनटिल के हमें एक और मशीन ख़रीदनी पड़े। तो एक सर्टन रेंज तक सपोज उस मशीन की कैपेसिटी ये है कि वो एक दिन में 100 मार्कर्स बना सकती है। तो चाहे हम 50 मार्कर्स बनाएं, उस पर 60 बनाएं, 70 बनाएं, 80 बनाएं, उस मशीन की कॉस्ट फिक्स ही रहनी है। लेकिन अगर हम एक दिन में 100 से ज़्यादा मार्कर्स बनाना चाह रहे हैं तो फिर हमें दूसरी मशीन ख़रीदनी पड़ेगी और फिर उस पर एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगी। लेकिन एक सर्टन रेंज तक कॉस्ट फिक्स रहती है। तो ऐसी कॉस्ट जो नंबर ऑफ़ यूनिट्स के बढ़ने से बढ़ जाए, प्रोडक्शन के इंक्रीज़ होने से इंक्रीज़ हो जाए, उसको हमने कहा था वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन ऐसी कॉस्ट जो नंबर ऑफ़ यूनिट्स या प्रोडक्शन के बढ़ने से फिक्स रहे एट टिल अ सर्टन रेंज, तो हम कहते हैं ये फिक्स्ड कॉस्ट है। और इसके एग्जांपल में रेंट आता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, मशीन की कॉस्ट आती है और ऐसी बहुत सारी दूसरी चीज़ें आती हैं। तो बेसिकली आई होप फिक्स्ड कॉस्ट की आपको समझ आ गई होगी। और इसका ग्राफ जो है वो कुछ इस टाइप का बनता है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ़ यूनिट्स हम बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन कॉस्ट फिक्स ही है, रेंट हम एक रूम का ही दे रहे हैं। इस वजह से इसका ग्राफ जो है वो एक पैरेलल लाइन की शेप में बनता है। लेकिन जो वेरिएबल कॉस्ट है उसका ग्राफ जो है वो एक स्ट्रेट इंक्रीजिंग ट्रेंड लाइन जो है वो बनती है। तो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट के बारे में क्या ख्याल है आपका? जैसे हमने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट की बात की थी, इसी तरह फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट का बिहेवियर क्या होगा? चले एक एग्जांपल से देख लेते हैं। यहाँ हमने एक एग्जांपल की बात की थी कि पहले हमने कहा था वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के साथ इंक्रीज़ होती है। जैसे जैसे हम प्रोडक्शन बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे हमारी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो इंक्रीज़ होती जाती है, लेकिन हमारी पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट जो है वो सेम रहती है। ये तो था वेरिएबल कॉस्ट का बिहेवियर। लेकिन हमारी जो फिक्स्ड कॉस्ट है, इसको हम रेज कर देते हैं, हमारी फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज़ होती है। फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट decreases with the increase in the production. Why? कोई इस बात को एक्सप्लेन कर सकता है? चलें मैं ही कर देती हूँ। एक एग्जांपल इमेजिन करें। फॉर एग्जांपल एक ट्यूशन सेंटर है, चलें, जिसमें मैं ट्यूशन पढ़ा रही हूँ और उसके लिए मैंने एक रूम रेंट पे लिया हुआ और उसका रेंट मैं दे रही हूँ, टोटल रेंट वो है 10,000। और वहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं पढ़ने के लिए वो हैं 10। तो मुझे पर स्टूडेंट कॉस्ट क्या पड़ी है? टोटल कॉस्ट 10,000 है और 10 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो पर स्टूडेंट कॉस्ट मुझे पड़ी है 1,000 रुपीज़। लेकिन अगर आप लोग जो 10 स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो बाकी लोगों को जाके बताते हैं कि ये मैम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, इधर ही आ जाओ पढ़ने के लिए,
तो मेरे पास सपोज नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हो जाते हैं 20। अगर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स 20 हो गए हैं तो अब मुझे पर स्टूडेंट कॉस्ट क्या पड़ी है। रूम तो वही है जो मैंने एक दफ़ा रेंट पे लिया हुआ है, रेंट उसका अभी भी 10,000 ही है, क्योंकि आप जितने मर्जी स्टूडेंट्स को पढ़ाएं और जब तक उस रूम में बैठने की कैपेसिटी है तो उसका रेंट तो वही रहेगा। तो रेंट स्टिल 10,000, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स 20 हो गए हैं, तो अब मुझे पर यूनिट कॉस्ट पड़ी है 500। तो विद द इंक्रीज इन द एक्टिविटी या with the increase in number of units or with the increase in the production, fixed cost per unit decreases। और वो डिक्रीज कैसे हुई है वो हमने करके देख लिया है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट remains same with the increase in production, but the fixed cost per unit decreases with the increase in production। अगर किसी को ये बात समझ नहीं आई तो वो मेरे से बाद में पूछ सकता है कि इसको दोबारा एक्सप्लेन करते हैं। तो आई होप ये फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का बिहेवियर आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर, दीज आर वेरिएबल कॉस्ट, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स कैन बी फिक्स्ड कॉस्ट। समझ आइए, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर उन्होंने तो प्रोडक्ट का हिस्सा बनना है। जैसे जैसे प्रोडक्ट्स इंक्रीज़ होंगी उसमें मटेरियल भी ज़्यादा लगेगा, उस पर लेबर भी ज़्यादा लगेगी। तो डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर आर वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो मैं आपको बहुत डिटेल में बता चुकी हूँ। इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स आते हैं, सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिव, इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इस तरह की सारी चीज़ें, तो वो फिक्स्ड कॉस्ट हो सकती है। सपोज हमने एक गार्ड की सैलरी देनी है महीने की, तो वो उतनी ही रहेगी, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स में आती है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर आर दी वेरिएबल कॉस्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स आर दी फिक्स्ड कॉस्ट। लेकिन कॉस्ट के बिहेवियर को देखते हुए हमने अभी तक सिर्फ 2 कैटेगरीज़ की बात की है, वेरिएबल कॉस्ट की और फिक्स्ड कॉस्ट की, और एक थर्ड कैटेगरी भी है जिसको हम कहते हैं मिक्स्ड कॉस्ट। कुछ कॉस्ट ऐसी होती हैं जिसमें दोनों कंपोनेंट्स होते हैं, वेरिएबल का कंपोनेंट भी होता है और फिक्स्ड का कंपोनेंट भी होता है, वो दोनों का मिक्सचर होती हैं, तो ऐसी कॉस्ट को हम मिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। और इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल जो है वो हमारे यूटिलिटी बिल्स हैं, हमारी इलेक्ट्रिसिटी का बिल। और अगर किसी के घर PTCL, आजकल तो PTCL का फ़ोन यूज़ कोई करे ना करे, लेकिन इंटरनेट बड़े सब लोग यूज़ करते हैं, तो अब अगर भी आप उसका बिल उठा के देखें तो उसमें एक अमाउंट जो है वो फ़िक्स है, वो हम उनकी सर्विस यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। एक अमाउंट फ़िक्स्ड होती है, दूसरी अमाउंट वेरी करती है डिपेंडिंग ऑन द यूजेज। इलेक्ट्रिसिटी का बिल उठा के देख ले तो उसमें भी एक बेसिक जो सरचार्ज है वो फिक्स है, वो फिक्स्ड है। हम जितनी मर्ज़ी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करें ना करें वो बेसिक अमाउंट हमें देनी ही पड़ती है, दैट इज़ द फिक्स्ड कॉस्ट। और उसके ऊपर हम जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करने जाएंगे, जितने ज़्यादा हमारे यूनिट्स कंज्यूम होते जाएंगे, उतना ज़्यादा हमें बिल आएगा, तो वो वेरिएबल है। तो कुछ कॉस्ट ऐसी होती हैं जिसके में दोनों कंपोनेंट्स इंक्लूडेड होते हैं, मिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट का भी इंक्लूडेड होता है। तो आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ये एक स्लाइड में हमने समराइज़ कर दिया कि वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन एक्टिविटी और चेंजेस विद द चेंज इन एक्टिविटी और चेंज इन प्रोडक्शन, बट पर यूनिट कॉस्ट जो है वो रिमेंस द सेम ओवर अ रेंज ऑफ एक्टिविटी। ये रेंज बहुत ज़रूरी है। फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो भी हमने फिक्स्ड कॉस्ट की जब हमने बात की थी तो हमने कहा था फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स द सेम व्हेन द एक्टिविटी चेंजेस बट ओवर अ सर्टेन रेंज। एक रेंज के बाद सपोज मैंने जैसे एग्जांपल दी आप लोगों को नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स की कि मैं उनको पढ़ा रही हूँ एक रूम में, तो 20 से ज़्यादा स्टूडेंट्स सपोज उस रूम में नहीं आ सकते। अगर मेरे पास 50 की क्लास बन जाती है तो मुझे एक बड़ा हॉल लेना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली फिर मेरी फ़िक्स्ड कॉस्ट चेंज हो जाएगी। तो फिक्स्ड कॉस्ट एक सर्टन रेंज तक जो है वो फिक्स रहती है, उसके बाद वो भी चेंज हो जाती है।
तो आई होप ये वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट आपको क्लियर हो गया होगा। आते हैं अपनी चलें देखते हैं क्लियर हुआ या नहीं हुआ। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट वुड बी वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ कोन्स सोल्ड एट बस्किन्स एंड रॉबिन्स शॉप। सो ज़रा इसका आंसर सोचें क्या होगा। जी, तो आप लोगों ने आंसर सोच लिया होगा, क्या आंसर है इसका। हम कोन्स बना रहे हैं, आइसक्रीम कोन्स सेल कर रहे हैं, तो हमने देखना है कि इसमें से कौन सी कॉस्ट जो है वो वेरिएबल कॉस्ट है। कॉस्ट ऑफ लाइटिंग द स्टोर, क्या ये वेरिएबल है? हम एक दिन में 50 की बजाय 100 कोन्स सेल कर लेते हैं, तो उस स्टोर में जो लाइट जल रही है उसके बिल पे कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं। स्टोर के मैनेजर की सैलरी इंक्रीज़ होगी विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ कोन्स। आप लोग कह सकते हैं कि उसको बोनस मिल जाएगा, ज़्यादा सेल होगी तो ज़्यादा कमीशन मिलेगा, नहीं। तनख्वाह या वेजेस सेम रहती हैं। कॉस्ट ऑफ आइसक्रीम ये ज़रूर चेंज होगी, अगर हम ज़्यादा सेल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम मैन्युफैक्चर भी ज़्यादा कर रहे हैं। एंड कॉस्ट ऑफ नैपकिन्स फॉर कस्टमर्स ये चेंज होगी, ऑब्वियसली होगी। नैपकिन क्या होता है? वो टिश्यू हमें रैप करके देते हैं सपोज कोन के इर्द गिर्द पाकिस्तान में या झंग में। तो जितने ज़्यादा कस्टमर्स आएंगे, जितनी ज़्यादा आइसक्रीम सेल होगी, उतने ज़्यादा ही हमारे नैपकिन्स जो हैं वो यूज़ होंगे और उसकी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा होगी। तो इसका करेक्ट आंसर इज़ सी और डी। आते हैं हमारी लास्ट कॉस्ट क्लासिफिकेशन के बेस की तरफ, जो कि है रिलेटेड टू डिसीजन मेकिंग। अब हमारी है लास्ट कैटेगरी, जो कि है कॉस्ट क्लासिफिकेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। इस कॉस्ट क्लासिफिकेशन बेस की हमें ज़रूरत तब पड़ती है जब हमने दो अल्टरनेटिव्स में से किसी एक को चूज़ करना हो। हम ये बिज़नेस करें या वो बिज़नेस करें, हम यहाँ जाएं या वहाँ जाएं, हम ये रास्ता चूज़ करें या वो रास्ता चूज़ करें। जब हमारे पास दो अल्टरनेटिव्स हों और हमने उसमें से किसी एक को चूज़ करना हो, तो हम ये क्लासिफिकेशन बेस जो है वो यूज़ करते हैं। इस क्लासिफिकेशन बेस में एक बात बड़ी इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कौन सी कॉस्ट रेलिवेंट है, किसको हमने कंसीडर करना है, और कौन सी इररेलिवेंट कॉस्ट है जिसको हमने इग्नोर कर देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने दो रूट्स में से किसी एक रूट को सिलेक्ट करना है कि इस रूट से जाएं या इस रूट से जाएं, तो कुछ रेलिवेंट बातें होंगी जिनको हम कंसीडर करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, रोड की कंडीशन कैसी है, हमने किस टाइम पे पहुंचना है, कौन सा रूट ज़्यादा लंबा है, कौन सा रूट छोटा है, इस तरह की चीज़ें रेलिवेंट है। और सपोज़ उस रूट पे जाने का वेदर से कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो वेदर उस केस में इररेलिवेंट हो जाएगा। इसी तरह जब भी हम कोई डिसीजन या कोई चॉइस लेने लगते हैं दो में से एक, तो कुछ कॉस्ट रेलिवेंट हैं वो हमने कंसीडर करनी होती है और कुछ इररेलिवेंट कॉस्ट हैं, तो हमने आइडेंटिफाई करना होता है पहले तो कि कौन सी कॉस्ट रेलिवेंट है और कौन सी कॉस्ट इररेलिवेंट है। और उसके बाद डिसीजन मेकिंग में जो 3 इम्पॉर्टेंट टर्म्स यूज़ होती हैं या जिनका हमें पता होना चाहिए, वो हैं डिफरेंशियल कॉस्ट, संक कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इन तीनों को हम डिटेल में 1 बाय 1 देखते हैं। मैं सिर्फ ये बात दोबारा रिवाइज़ कर देती हूँ कि ये लास्ट बेस ऑफ कॉस्ट क्लासिफिकेशन है। ये तब यूज़ होती है जब हमने 2 अल्टरनेटिव्स में से किसी एक अल्टरनेटिव को चूज़ करना हो और कोई डिसीजन मेकिंग करनी हो, तब हम ये कॉस्ट क्लासिफिकेशन बेस जो है वो यूज़ करते हैं। जिसमें सबसे पहला इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो है डिफरेंशियल कॉस्ट एंड रेवेन्यू का। अब डिफरेंशियल कॉस्ट क्या है, नेम से ही पता लग रहा है। डिफरेंशियल मीन्स डिफरेंस अमंग अल्टरनेटिव्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास 2 अल्टरनेटिव्स हैं, हम कोई बिज़नेस करने का सोच रहे हैं और हमारे पास 2 आइडियाज़ हैं। हमने डिसाइड करना है कि हम दोनों आइडियाज़ में से किस आइडिया को चूज़ करें और किस पे काम करना शुरू करें। तो उसके लिए हमें दोनों की कॉस्ट पता होनी चाहिए, दोनों का रेवेन्यू पता होना चाहिए। और रेवेन्यू क्या होता है ये अब मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ये पीछे अकाउंटिंग में आप बहुत दफ़ा पढ़ चुके होंगे।
दोनों का कॉस्ट और रेवेन्यू हमें पता होगा दोनों ऑप्शंस का, तो फिर हम उनका डिफरेंस निकालेंगे कि किस में ज़्यादा कॉस्ट आ रही है, किसकी कॉस्ट कम है, रेवेन्यू किसका ज़्यादा है और किसका रेवेन्यू कम है। तो वो जो डिफरेंस है कॉस्ट में वो डिफरेंशियल कॉस्ट कहलाती है, और जो रेवेन्यू में डिफरेंस है वो डिफरेंशियल रेवेन्यू होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास इस टाइम बिज़नेस की दो चॉइसेस हैं। एक ये है कि हम एक ड्राई क्लीनिंग शॉप खोल लें, उसके लिए हम प्लांट लगाएं और हम ड्राई क्लीनिंग का बिज़नेस किया करें। और दूसरा जो बिज़नेस आइडिया है हमारे पास वो एक सोप फैक्ट्री बनाने का है कि हम सोप्स बनाया करें और वो प्रोड्यूस किया करें। दोनों के प्लांट की कॉस्ट है, लेकिन एक के प्लांट की कॉस्ट 3 to 4 लाख है और एक के प्लांट की कॉस्ट 6 to 7 लाख है। तो उन दोनों कॉस्ट के दरमियान जो डिफरेंस है दैट विल बी डिफरेंशियल कॉस्ट। और दोनों का रेवेन्यू भी डिफरेंट होगा। ड्राई क्लीनिंग से सपोज़ हमें पर मंथ रेवेन्यू आ रहा है सपोज़ 50,000 और सोप फैक्ट्री से हमें रेवेन्यू आ रहा है सपोज़ 30,000। तो जो रेवेन्यू के दरमियान का डिफरेंस है 20,000 का, वो डिफरेंशियल रेवेन्यू होगा। तो जब भी हम टू अल्टरनेटिव्स की बात करते हैं तो डिफरेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ टू अल्टरनेटिव्स इज़ कॉल्ड differential cost, and the difference of the revenue between the revenue of two alternatives is called differential revenue। सिंपल सी बात है, आई होप क्लियर होगी। दूसरी जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है ये थोड़ी सी डिफरेंट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये होती है कि जब भी हम टू अल्टरनेटिव्स की बात करते हैं तो एक अल्टरनेटिव को चूज़ करने के केस में दूसरी कॉस्ट जिसको हम लेट गो कर रहे हैं, जिसको हम जाने दे रहे हैं, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। इसको पहले एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे घर में एक ड्राइंग रूम है जिसका जो डोर है वो बाहर गली में खुलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास टू ऑप्शंस है। एक तो ये है कि उस ड्राइंग रूम में हम कोई करियाना शॉप बना लें और वहाँ से रेवेन्यू अर्न करें, और दूसरी ऑप्शन ये है कि हम उसको रेंट पे दे दें। दीज आर टू अल्टरनेटिव्स। अब अगर रेंट पे देते हैं तो सपोज़ हमें वहाँ से 10,000 रेंट मिलता है, दिस इज़ वन रेवेन्यू। लेकिन अगर हम शॉप बना लेते हैं तो हमें वहाँ से सपोज़ 15,000 रेवेन्यू आता है मंथली। तो हम डिसाइड ये करते हैं कि हम रेंट पे नहीं देंगे बल्कि हम खुद शॉप बनाएंगे। तो रेंट पे ना देने की वजह से जो हमें 10,000 मिलना था और अब नहीं मिल रहा, वो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगी। हमने उस 10,000 हमें बेनिफिट होना था, हमने वो बेनिफिट नहीं लिया, हमने उसको लेट गो किया, हमने उसको जाने दिया, तो वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। द पोटेंशियल बेनिफिट डेट इज़ गिवन अप, जिसको हम छोड़ देते हैं, पोटेंशियल बेनिफिट था, एक्चुअल बेनिफिट नहीं है, दिस इज़ पोटेंशियल। हो सकता था लेकिन हमने वो बेनिफिट नहीं उठाया, हमने उसको जाने दिया, तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। कोई एक अपॉर्चुनिटी हम अवेल कर सकते थे लेकिन हमने नहीं की क्योंकि हमने दूसरा अल्टरनेटिव चूज़ किया। तो पहले वाले अल्टरनेटिव या पहले वाली अपॉर्चुनिटी से जो हमें फ़ायदा मिलना था वो फ़ायदा हमने नहीं उठाया, तो उसको हम कहते हैं ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। यहाँ पे एग्जांपल है कि अगर आपके पास टू ऑप्शंस थी कि या तो आप यूनिवर्सिटी जाएं या कॉलेज जाएं या फिर आप अपना कोई बिज़नेस या कोई जॉब शुरू कर लें। तो अगर आपने चूज़ किया कि आपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं जाना, आपने अभी से कोई काम स्टार्ट करना है, तो ठीक है, आपके पास अभी अर्निंग आना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी जाते और एक अच्छी डिग्री लेते और उसके बाद एक अच्छी इनकम की ऑप्शन जो थी, जो अपॉर्चुनिटी थी, वो आपने अपने हाथ से जाने दी, तो वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। या अगर आप डिसाइड करते हैं कि मैंने यूनिवर्सिटी जाना है, मैंने अभी जॉब या बिज़नेस नहीं करना, मैं यूनिवर्सिटी जाऊंगा, मैं अपनी डिग्री पूरी करूंगा और उसके बाद कोई अच्छी जॉब करूंगा और ज़्यादा कमाऊंगा, तो उसके लिए आपने डिसाइड किया कि मैंने अभी कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं जाना, और अभी जो आप कमा सकते थे महीने का सपोज़ या साल का $15,000, वो आप अब नहीं कमा रहे क्योंकि आप यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। तो दैट इज़ ये जो $15,000 आपने जाने दिया अपने हाथ से यूनिवर्सिटी जाने के चक्कर में,
तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ये ज़रा आपको मुश्किल बात लग रही होगी, मैं एक और छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। सो फॉर एग्जांपल, मैं आप लोगों में से किसी को ऑप्शन दूँ कि हमारी जो फैक्ट्री है आप उसमें कॉस्ट अकाउंटेंट बन जाए, लेकिन उसके लिए 24 आवर्स नहीं, आपको शाम को 5 बजे तक वहाँ होना पड़ेगा, सुबह 9 to 5 आपने वहाँ रहना है, और मैं आपको महीने का 10,000 20,000 सपोज 30,000 दूँगी। तो आप डिसाइड करते हैं कि यूनिवर्सिटी जाने का क्या फ़ायदा, छोड़ो, अभी से मुझे जॉब ऑफ़र हो रही है और मैं अकाउंटेंट बन सकता हूँ, तो मैं ये 30,000 कमा लेता हूँ। अगर आप वो जॉब ले लेते हैं और आप 30,000 कमाने लग जाते हैं, तो आपने वो जो फ़ायदा आपको फ्यूचर में होना था एक डिग्री लेके, वो फ़ायदा आपने जाने दिया, वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। लेकिन अगर आपने मेरी जॉब नहीं ली और आप यूनिवर्सिटी चले गए और आपने डिग्री ली, तो अभी जो आपका फ़ायदा आपको 30,000 का होना था वो आपको नहीं हुआ, तो वो आपके लिए यूनिवर्सिटी जाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दो अल्टरनेटिव्स में से एक अल्टरनेटिव जो आपने चूज़ नहीं किया, उससे होने वाले फ़ायदे को, जो हो सकता था लेकिन आपने चूज़ नहीं किया, उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर हुआ तो हम इसको दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हैं। और लास्ट जो कॉन्सेप्ट है इसमें वो संक कॉस्ट का है। संक कॉस्ट जो है वो उस कॉस्ट को कहते हैं दैट हैज़ ऑलरेडी बीन अकर्ड, जो पहले से ही हो चुकी है। अब आप जो भी अल्टरनेटिव चूज़ करें वो कॉस्ट नहीं बदली जा सकती, तो उस कॉस्ट को हम संक कॉस्ट कहते हैं, और उसको इग्नोर करना पड़ता है जब भी हम ऐसा कोई डिसीजन ले रहे हों। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने सपोज़ ब्लॉक फैक्ट्री बनाई और उस पे हमारे 10 लाख रुपीज़ लगे, और अब हम सोच रहे हैं कि हम एक ड्राई क्लीन शॉप बनाएं या फिर हम एक सोप फैक्ट्री बनाएं। तो वो जो पहले वाली कॉस्ट है, जो हमने एक ब्लॉक फैक्ट्री बनाई और उस पर 10 लाख लग गए, वो संक कॉस्ट है, वो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब हम दोनों में से जो भी अल्टरनेटिव चूज़ करें उसका उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, चाहे हम सोप फैक्ट्री बनाएं या चाहे हम ड्राई क्लीनिंग शॉप बनाएं। जो कॉस्ट हमारी ऑलरेडी लग चुकी है वो संक कॉस्ट है, उसका करंट डिसीजन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। या सपोज़ हमने कोई और मशीन ख़रीदी थी किसी और पर्पज़ के लिए, जो अब ऑब्सोलीट हो चुकी है, वो कहीं यूज़ नहीं हो सकती, तो वो एक संक कॉस्ट है। हमारा करंट डिसीजन उसकी वजह से चेंज नहीं होगा। तो ऐसी कॉस्ट जो पहले इनकर हो चुकी है, जिसको हम बदल नहीं सकते और हमारा डिसीजन उससे इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए, उसको इग्नोर कर देना चाहिए, तो वो कॉस्ट जो है वो संक कॉस्ट कहलाती है। आई होप ये सारा आपको क्लियर हो गया होगा, और देखते हैं क्लियर हुआ है या नहीं। उसके लिए हम ये छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये पढ़ें जी। तो क्वेश्चन ये है कि आपने किसी दूसरे सिटी में जाना है, पोर्टलैंड में, और एक कॉन्सर्ट अटेंड करने, तो आप खुद ड्राइव करके जाएंगे, ट्रेन से जाएं। आपके पास अच्छा खासा कैश है लेकिन आप फालतू में ज़ाया नहीं करना चाहते, नेचुरली थोड़े से कंजूस हैं। तो ट्रेन की टिकट की प्राइस क्या है, क्या ये एक रेलिवेंट कॉस्ट होगी या नहीं होगी? तो आप बताएं, यस द कॉस्ट ऑफ द ट्रेन टिकट इज़ रेलिवेंट, और नो द कॉस्ट ऑफ टिकट ट्रेन इज़ नॉट रेलिवेंट। क्या आंसर होगा जी? तो इसका आंसर जो है वो है येस, इट इज़ अ रेलिवेंट कॉस्ट, क्योंकि हमने टिकट परचेज़ करना है, उसकी कॉस्ट है। हम देखेंगे हमें ड्राइव करके जाना महंगा पड़ रहा है या उल्टा ट्रेन पे जाना महंगा पड़ रहा है, तो उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे। तो दिस इज़ अ रेलिवेंट कॉस्ट। लेकिन अब अगर आपने डिसाइड करना है, वही सारा सिनेरियो है, आपने पोर्टलैंड जाना है, एक कॉन्सर्ट अटेंड करना है, अब आप सोच रहे हैं कि आप ट्रेन पे जाएं या आप ड्राइव करके जाएं, यू हैव एम्पल ऑफ कैश, लेकिन आप उसको ज़ाया नहीं करना चाहते, तो इज़ द एनुअल कॉस्ट ऑफ लाइसेंसिंग योर कार रेलिवेंट इन द डिसीजन? हम जो हर साल लाइसेंस या टिकट परचेज़ करते हैं कार का, वो रेलिवेंट है या नहीं है? ओबियसली रेलिवेंट नहीं है। कार का टिकट तो आपने परचेज़ करना ही करना है, वो एक इररेलिवेंट कॉस्ट है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उसको कहीं किसी दूसरी सिटी लेके जा रहे हैं या नहीं लेके जा रहे हैं, तो दिस इज़ इररेलिवेंट कॉस्ट। ये एक और छोटी सी है, सपोज योर कार कुड बी सोल्ड नाउ फॉर $5,000, इज़ दिस अ संक कॉस्ट? आप बताएं, संक कॉस्ट है? नो, दिस इज़ नॉट अ संक कॉस्ट। संक कॉस्ट वो है जो रिकवर नहीं हो सकती, जो लग गई तो लग गई, अब उसको हम
करंट डिसीजन में यूटिलाइज़ नहीं कर सकते या करंट सिनेरियो में उसका कोई रोल नहीं है, तो और रिकवर नहीं हो सकती। लेकिन ये कॉस्ट तो रिकवर हो सकती है, हम कॉस्ट को सेल कर सकते हैं 5000, तो दिस इज़ नॉट अ सैड कॉस्ट। ओके जी, हमारी 5 बेसिस ऑफ कॉस्ट क्लासिफिकेशन जो है ये कंप्लीट हो गई हैं। आप इसको रिवाइज़ करें अगेन एंड अगेन, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक कि आपको क्लियर नहीं होंगी हम तब तक आगे नहीं जा सकते। मेन थिंग्स आर डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, प्रोडक्ट एंड पीरियड कॉस्ट, एंड देन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट एंड दिस डिफरेंशियल कॉस्ट, और दरमियान में एक हमने जो है वो पढ़ी थी वेरिएबल एंड फिक्स्ड कॉस्ट। तो इन सबको रिवाइज़ करें। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कि एक कॉस्ट को हम डिफरेंट कैटेगरीज़ में डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं और हमने कहा है कि ये वाली कॉस्ट जो है ये डायरेक्ट कॉस्ट है, तो डायरेक्ट कॉस्ट को आपको पता है हम प्रोडक्ट कॉस्ट भी कहते हैं, और प्रोडक्ट कॉस्ट या डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट जो है वो वेरिएबल कॉस्ट भी हो सकती है। तो एक कॉस्ट जो है वो इन मल्टीपल कैटेगरीज़ में आ सकती है और आती है। ऐसा नहीं है कि हम उसको एक कैटेगरी में डाल दिया है तो अब वो किसी और कैटेगरी का पार्ट नहीं बनेगी। इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। आई होप किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं, और इस लेक्चर को आपने कंप्लीट करना है, सुनना है, और कोई अगर क्वेश्चन नहीं है तो हम नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड एक क्विज़ करेंगे और कुछ और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।